हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम जो है क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 16 जिसका नेम है प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर के सारे स्वाध्याय के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो है चैप्टर मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर मैं स्वाध्याय अपलोड करी हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई मेरा ऐसा जो है दर्शक है जो कि क्लास में मेरे नहीं पढ़ता है लेकिन वो चाहता है कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ज़रूर इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके आपको अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर में जो है स्वाध्याय है ये स्वाध्याय में कुछ प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी एक एक करके। जैसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो ये पहला प्रश्न, इसमें जो है असमतल दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब रेखा को, तो आपतन समतल दर्पण लंब रेखा को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि लकड़ी के पृष्ठभाग से होने वाला प्रकाश का परावर्तन, यह प्रकाश परावर्तन होता है। लकड़ी के पृष्ठभाग से कभी भी प्रकाश का परावर्तन ढंग से नहीं होगा, तो यह अनियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन, यहाँ पर नीचे मैं लिख देती हूँ, अनियमित परावर्तन प्रकार का परावर्तन होता है। उसके बाद तीसरा दिया है, कॉलिडोस्कोप का कार्य किस गुणधर्म पर आधारित है, मतलब डैश दिया है, तो परावर्तित प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पर होगा परावर्तित प्रकाश के परावर्तन। मैंने इस संदर्भ में बताया है कैसे चांद जो है हमें दिखाई देता है, चांद की परछाई को पानी में देखना, ये सब चीज़ें। और आप जो सैलून में जाते हैं, आपके पीछे के बाल कैसे कटे हैं और आप उसके पीछे जो है लगे हुए मिरर में, दर्पण में अपने असंख्य जो प्रतिबिंब देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो होता है परावर्तित प्रकाश के परावर्तन, ऐसा कॉलिडोस्कोप में भी यही चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि दो दर्पणों के परावर्तक पृष्ठभाग एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। एक दर्पण पर आधारित किरण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती हो, तो उसके दूसरे दर्पण पर परावर्तित होने वाली किरण बनाओ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं इसका जो है सामने रख लेती हूँ अपने ये, और इसको ड्रॉ कर देती हूँ। पहले क्या प्रश्न में बोला है कि दो दर्पण हैं, तो पहले मैं दो दर्पण बना लेती हूँ। एक दर्पण मेरा ये हो गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि दो दर्पण एक दूसरे से 90 अंश की डिग्री पर, तो ये वाला एक दर्पण हो गया। दर्पण के नीचे ऐसे लाइन कर देते हैं ताकि आपको पता चले कोई पृष्ठभाग है, दर्पण का पृष्ठभाग है। तो एक दर्पण ये हो गया और ये लंब पर जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से दूसरा यहाँ से जुड़ जाता है और इस तरीके से यहाँ पर दूसरा दर्पण हमारा जुड़ गया है। उसके बाद इसको भी इसका ये लाइन खींच देंगे ताकि आपको पता चले कि ये दर्पण है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि एक दर्पण का पर आपतित किरण 30 डिग्री का है, तो आप स्केल या आप जो है डी से जिसे चांदा भी बोलते हैं, उसकी सहायता से आप एग्जैक्ट 30 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री का, अगर एक दर्पण पे 30 डिग्री का आपतित किरण है, तो आपको पता है कि आपतित किरण जितने का रहता है परावर्तित किरण भी उतने का ही रहता है। तो यहाँ पे परावर्तित किरण भी 30 डिग्री का ही होगा, ये बात आपको पता है। मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताया भी है। तो आपतित किरण अगर ये 30 डिग्री का है, जैसे कि यहाँ से हम एक कल्पना कर लें, अभिलंब की कल्पना कर लें, तो आपतित किरण अगर ये 30 डिग्री की है तो परावर्तित किरण ये भी 30 का होगा। आपतित किरण को आई इंसिडेंट लाइट और आप परावर्तित को आर से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब ये इस दर्पण से टकरा के इस दर्पण पे जब परावर्तित होगा तो यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब कि दोनों तो दर्पण हैं, तो यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये कितने का होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। तो यहाँ पे भी एक अभिलंब की कल्पना कर लीजिए इस तरीके से। ये तो यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट जो होगा और ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, तो ये जो है 60 डिग्री का होगा।
इसका ये आई हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 60 का ही आर हो जाएगा, 60 डिग्री का ये डिग्री रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, इससे भी। अब यहाँ पे चूँकि ये देखिए हम इसका नाम लिख लेते हैं किस तरीके से, ताकि आपको रेखाएं यहाँ पर O1 और यहाँ पे O2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपतन बिंदु है, ये प्रथम जो है दर्पण का आपतन बिंदु है और ये दूसरे दर्पण का आपतन बिंदु है, इसलिए इसको O2 या O डैश करके लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपतन बिंदु इस तरीके से लिख लेंगे, आपको पूरा इमेज दिखना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा आपतन बिंदु। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे चूँकि ये हमारा अविलंब N1 हो जाएगा और ये दूसरा अविलंब जो हो जाएगा यहाँ पर, इसको N2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये A है, आपतित किरण जहाँ से प्रारंभ होती है ये बिंदु A है और यहाँ टकराने के पश्चात यहाँ पर ये जब जा रही है तो ये बिंदु B यहाँ से जा रहा है और यहाँ बिंदु O2 पर मिल रहा है और फिर यहाँ से बिंदु C तक, ये बिंदु C तक जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये दर्पण M1 है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये दर्पण M2 है, मिरर यहाँ M मतलब मिरर 1 और ये दूसरा मिरर दूसरा है M2 है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो आपको लिख कर दिखा दी है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको समझना होगा। N1 जो है, ये जो N1 है M1 पर अभिलंब है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे N1 जो है M1 पर अभिलंब है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है ना M1 पर, ये N1 क्या है, अभिलंब है। इसके बाद क्या दिया है, N2 जो है, N2 अभिलंब है M2 पर अभिलंब है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अन्य बिंदु क्या है, जो A है M1 पर आपतित प्रकाश की किरण है। ये जो A है ये M1 पर आपतित प्रकाश की किरण है। A M1 पर आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर B जो है, यहाँ पे B जो जा रहा है वो O2 पर आपतित प्रकाश की किरण है, सॉरी M2 पर। B जो है क्या है, M2 पर, सॉरी B M2 M1 से परावर्तित हो रहा है, B M1 से परावर्तित हो रहा है और तथा M2 पर आपतित हो रहा है, तथा M2 पर आपतित प्रकाश किरण। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल लिखना पड़ेगा ताकि आप जो ड्रॉ करें वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और ये जो C है, ये बिंदु जो C आप देख रहे हैं ऊपर एकदम, ये यहाँ पर जो C गया है ये M2 से परावर्तित, M2 ये जो दर्पण है M2, सॉरी यहाँ पे मैंने M1 ही लिखा है, ये जो M2 दर्पण है यहाँ से ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसको लिख देंगे C M2 से परावर्तित प्रकाश किरण। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे दो दर्पणों के मध्य प्रकाश का परावर्तन आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप, आसानी हो जाएगी आपको सॉरी, और आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हम अंधेरे में वस्तु आसानी से देख नहीं सकते, इस वाक्य का स्पष्टीकरण कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। छोटा सा ही प्रश्न का उत्तर है। क्या दिया है कि अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती, इस कारण हमारी आंखों में प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं करती, परिणाम स्वरूप दृष्टि संवेदना नहीं होती, अर्थात हम अंधेरे में कमरे में वस्तु आसानी से देख नहीं सकते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, आप ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नियमित और अनियमित प्रकाश के परावर्तन में अंतर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो नियमित और अनियमित प्रकाश का परावर्तन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, प्रकाश के नियमित परावर्तन में समतल तथा चिकने पृष्ठभाग पर समांतर पड़ने वाली आपतित किरण की आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान माप के होते हैं। इस कारण परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती हैं। दूसरा है अब अनियमित में, प्रकाश के अनियमित परावर्तन में खुरदरे पृष्ठभाग पर समांतर पड़ने वाली आपतित किरणों के आपतन कोण तथा समान माप के न होने के कारण परावर्तन कोण भी समान माप के नहीं होते। परिणाम स्वरूप परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती तथा विस्तृत पृष्ठभाग पर फैलती है। यहाँ पर देखिए दोनों का ड्राइंग दी हुई है। ये जो है क्या है, समतल दर्पण पर जो है ये नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है और ये नियमित परावर्तित होती है, लेकिन ये खुरदरे पृष्ठभाग पर जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो कहीं भी चली जाती है, इसलिए इसको अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इससे मैंने समझा भी दिया है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संकल्पनाएं दर्शाने वाली आकृति निकालो। आपतित किरण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन कोण, आपतन बिंदु और परावर्तित। बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया हुआ है। तो चलिए मैं ये भी आपको जो है, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है, बनाने से अच्छा है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यही डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पर क्या है, ये जो है दर्पण है PQ, यहाँ पर आपतित किरण A है, जो बिंदु जिस बिंदु पर ये टकरा रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और फिर ये बिंदु B पर परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर देखिए N और ये PQ पर अभिलंब है और ये I आपतन कोण है और R जो दिख रहा है वो परावर्तन कोण है। ये डायग्राम आपको बनाना है, तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। इसका आंसर आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बुक पे आपके पेज नंबर 111 111 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित घटना का अध्ययन करो। कौन सी घटना है? स्वरा और यश पानी में भरे बर्तन देख रहे थे, पानी से भरे बड़े बर्तन में देख रहे थे। स्थिर पानी में उनका प्रतिबिंब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इतने में यश ने पानी में पत्थर डाला जिसके कारण उसे प्रतिबिंब अस्पष्ट हो गए। स्वरा को प्रतिबिंब अस्पष्ट होने का कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो उपर्युक्त घटना में स्वरा को प्रतिबिंब अस्पष्ट होने का कारण समझाओ। तो क्या क्या घटनाएं हैं? 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है कि क्या प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब का अस्पष्ट होना इसमें कुछ संबंध है? तो इसका आंसर केवल आप लिखेंगे हाँ, इसमें संबंध है। उसके बाद दूसरा दिया, इस घटना द्वारा तुम्हारे प्रकाश परावर्तन कौन सा प्रकार आपके ध्यान में आता है, स्पष्ट करो। तो इसमें देखो, स्थिर पानी की सतह से प्रकाश के नियमित परावर्तन तथा पानी में जो पत्थर फेंकता है, इसमें नियमित तरंगों के कारण पानी के हिलने वाली सतह से प्रकाश के अनियमित प्रकाश का जो परावर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर इसका आंसर आपको दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो स्थिर पानी की सतह पे जब प्रकाश का नियमित परावर्तन हो रहा था तो प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन पानी में पत्थर जैसे ही फेंकते हैं तो पानी में निर्मित तरंगे के कारण जो लहरें बनती हैं, हिलने वाली सतह से प्रकाश के अनियमित प्रकाश के परावर्तन के दोनों प्रकार ध्यान में आते हैं। स्थिर पानी समतल तथा चिकने पृष्ठभाग की तरह कार्य करता है, तो दोलन करने वाला पानी खुरदुरे पृष्ठभाग की तरह कार्य करता है, जिससे जो है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। उसके बाद तीसरा दिया है कि प्रकाश परावर्तन के प्रकारों में परावर्तन के नियम का पालन होता है क्या? तो इसका भी उत्तर लिखेंगे हाँ, इसमें इसका पालन जो है होता है। तो इस तरीके से ये 3 प्रश्न थे, इन सभी तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिए हैं कैसे उदाहरण हल करने हैं, हमें मतलब सवाल लगाना है। तो इसमें 7वें में 2 प्रश्न दिए हैं। एक दिया हुआ है कि समतल दर्पण और परावर्तित किरण के बीच जो है क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे करना है। चलिए प्रश्न को पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद समतल दर्पण तथा परावर्तित किरण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप ज्ञात करो। तो चलिए क्या क्या जो दिया है मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, उसके बाद सवाल को लगाती हूँ। पहले सोल्यूशन है, बुक से आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो लिखेंगे समतल दर्पण व परावर्तित किरण के बीच कोण, जो सवाल में दिया है, किरण के बीच कोण कितना बन रहा है 40 डिग्री, तो लिख लेंगे कोण बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब
फिर क्या दिया है कि तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण क्या होता है, इसलिए परावर्तन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण आर होता है, आर, तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कितना होता है, 90 अंश। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अभिलंब के बीच बना कोण बराबर 90 अंश। तो 90 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण कोण क्या होता है, आई होता है, आई बराबर हमेशा आर के होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो आपतन कोण का जो मान पूछा था यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम बनाकर भी दिखा सकती हूँ। देखिए, तो देखिए क्या सवाल में दिया है कि जैसे ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर ये एक आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। मान लीजिए इसका नाम ए है, ये बी है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित है, ये पी क्यू समतल दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण पर परावर्तित किरण। अब बोला हमने एक अभिलंब खींच लिया जिसका एन नाम है और ये क्या हो गया, ओ। तो यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि परावर्तित किरण समतल दर्पण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो 40 है। तो ये आई का मान और आर का मान क्या होगा, पहले अगर हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे तो सवाल में तो आई का मान रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये टोटल एन ओ बी, कोण एन ओ बी क्या होता है, बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि कोण क्या है, एन ओ क्यू, एन ओ क्यू बराबर 90 है और बी ओ क्यू बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल इतने में से, मतलब टोटल एन ओ क्यू में से अगर बी ओ क्यू घटा देंगे तो हमें एन ओ बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, एन ओ बी बराबर क्या करेंगे, एन ओ क्यू माइनस क्या करेंगे, कोण बी ओ क्यू। तो एन ओ क्यू का मान 90 डिग्री है और बी ओ क्यू का मान 40 डिग्री है। तो इस तरीके से हमारा मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। और बच्चों की अगर इसका मान 50 डिग्री आता है तो आई बराबर हमेशा क्या होता है, आर के होता है। तो आई का मान जितना आएगा उतना ही आर का आएगा, तो 50 डिग्री इसका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको समझने के लिए मैंने ऐसे बता दिया कि इसका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। दर्पण और परावर्तित किरण, इसमें 23 डिग्री का कोण बनता है। आपतित किरण तथा आपतन कोण कितने अंश का होगा, ये भी सेम वैसे ही है, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही लगाना है इसको। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि दर्पण और परावर्तित किरण में 23 डिग्री का कोण, यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर सवाल दिखना चाहिए कि दर्पण और परावर्तित किरण में 23 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब ये हमारा जो दर्पण है और ये परावर्तित कोण है, ये आपतित किरण है और ओ और बी जो है ये परावर्तित किरण है। तो दर्पण और इसके बीच में 23 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें आर और आई का मान ज्ञात करना है। सेम ऐसे ही सवाल इसके पहले हमने लगाया था। तो एन ओ क्यू जो होता है, ये टोटल जो होता है ये 90 अंश का होता है। तो चूंकि हमें पता है कि एन ओ क्यू बराबर कितना है, 90 अंश का होता है हमेशा, क्योंकि अभिलंब है, लंब क्या होता है 90 अंश का। इसके बाद क्या बोल रहा है कि बी ओ क्यू का मान, कोण बी ओ क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 23 डिग्री, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। अब क्योंकि परावर्तित किरण और दर्पण के बीच का मान 23 डिग्री है, तो अब हमें इतना मान पूरा ज्ञात है और इतना पता है, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो हमें इतने का मान, आर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आर क्या है, एन ओ बी। तो कोण एन ओ बी बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान हम कैसे करेंगे, कोण एन ओ क्यू माइनस, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए, कोण बी ओ क्यू। तो हम एन ओ क्यू कितना है, 90 है, तो 90 माइनस 23 कर देंगे। बी ओ क्यू कितना है, 23। तो 90 में से 23 गया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, तो 67 डिग्री होगा। तो आर का मान कितना आ गया, 67 डिग्री।
अब चूंकि हमें पता है कि I इज इक्वल टू हमेशा R होता है, आपतित किरण हमेशा परावर्तित किरण के बराबर होता है, तो ये दोनों कितना हो गया 67। तो यहाँ पे भी ये 67 डिग्री और ये भी 67 डिग्री इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम कर लेंगे। इसको और भी लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण बराबर परावर्तित किरण, किरण बराबर 67 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।